नमस्कार दोस्तों, और स्कूली तैयारी करने वाले सभी बच्चों को भी मेरा नमस्कार। अपनी ऑनलाइन पहल खास तौर से उन बच्चों के लिए की गई है जो आज स्कूलों से दूर हैं या कोचिंगों से दूर हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो भी व्याकरण है एनसीईआरटी में जो चलती है उसका विषय रहेगा। आप लोगों तक ये वीडियो यानी निःशुल्क वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब वो करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो भी मेरी कोशिश जितनी रहती है 150 बच्चों के पास तो मैं भेजने की कोशिश भी करता हूं। बाकी स्थिति में आप इनको सब्सक्राइब करें। ये हमारे स्कूल के द्वारा एक ऑनलाइन पहल है वो की गई है, जिसमें मेरे द्वारा हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी। आज हिंदी ग्रामर है उसमें हम वर्ण विचार पे चर्चा कर रहे हैं। वर्ण विचार का थोड़ा भाग वो 1-2 क्लासों में हो गया था, और अब जो है वो वर्ण विचार में स्वर को लेकर के चलते हैं। और वो तो मूल रूप से आप जानते हो कि स्वर जो होते हैं उनकी कुल संख्या वो हिंदी में 11 होती है। अब जो 11 स्वर होते हैं उन स्वरों का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 5 प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासों में या फिर हो सकता है कि कोई गाइड है उस गाइड में आप 9-10 प्रकार हैं वो पढ़ लो, लेकिन कभी भी अगर स्वर का प्रश्न आए तो आप यही कहोगे कि स्वरों का वर्गीकरण वो 5 प्रकार से किया जाता है। 5 प्रकार से जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें सबसे पहले हमारे सामने उच्चारण काल आता है, या काल मान भी कह सकते हो, या मात्रा काल है वो भी कह सकते हो। दूसरा जो वर्गीकरण वो हमारे सामने आता है ओष्ठाकृति, यानी ओष्ठों की आकृति। तीसरा जो वर्गीकरण आता है वो हमारे सामने जीवा सक्रियता या जीवा भाग आता है, कि भाई जीवा के किस भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, या कहने का मतलब कि कौन सा भाग वो सक्रिय रहता है जिसके कारण स्वर का उच्चारण होता है। उसके बाद में चौथा जो भाग करेंगे वो हम मुखाकृति करेंगे, यानी मुख की आकृति कैसी होती है, बंद के समान होती है, आधे बंद के समान होती है, आधे खुले के समान होती है, या पूर्ण रूप से खुले के समान होती है। कुछ शब्दों का फेर है। फिर उसके बाद में हम करते हैं नासिका के आधार पर। नासिका अगर नहीं कहो तो आप कह सकते हो कि उच्चारण नाक से किया जाता है, या नाक से मुख से किया जाता है, या केवल मुख से किया जाता है, या फिर इसको आप कोमल तालु है वो भी कह सकते हो। अब देखो ये सारी चीजें आप ग्रामर में पढ़ते हो और कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासों में भी हम पढ़ते हैं। एक बार याद होती है उसके बाद में भूल जाते हैं। इसका एक सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 5 नाम हमारे सामने याद होने चाहिए। जैसे दिमाग लगाया कि सबसे पहले नाम लिखा था उच्चारण काल या मात्रा, सबसे पहले लिखा था उच्चारण काल या मात्रा, फिर उसके बाद में ओष्ठों की आकृति। पहला नाम आया उच्चारण काल, दूसरा आया ओष्ठाकृति, तीसरा नाम आया जीवा भाग या जीवा सक्रियता। तो पहला नाम क्या आया? पहला नाम दिया उच्चारण काल, दूसरा नाम दिया हमने ओष्ठाकृति, तीसरा नाम दिया जीवा भाग, चौथा नाम दिया मुखाकृति और 5वां दिया नासिका। तो इस आधार पे 5 नाम सबसे पहले याद होने चाहिए। थोड़ा सा ध्यान लगाया हमने, ध्यान लगाया तो सबसे पहले नाम लिया उच्चारण काल, दूसरा नाम लिया ओष्ठाकृति, तीसरा नाम लिया जीवा भाग, चौथा नाम लिया मुखाकृति और 5वां नाम लिया नासिका। एक बार फिर कह रहा हूं, पहला नाम है हमारे सामने उच्चारण काल, ओष्ठाकृति, तीसरा जीवा सक्रियता, चौथा मुखाकृति और 5वां नासिका। अब ये नाम होने के बाद में कि हमने थोड़ा सा विचार किया कि सबसे पहले हमने बोर्ड के ऊपर देखा था नंबर 1 पे उच्चारण काल, उसके बाद नंबर 2 पे जैसे आए तो हमने दूसरा नाम लिया था ओष्ठाकृति, यानी सबसे पहले हो गया समय, फिर ओष्ठों की आकृति। ओष्ठों की आकृति होने के बाद में जीवा की सक्रियता हो गई, यानी जीवा का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। जीवा की सक्रियता होने के बाद में मुखाकृति होगी, मुखाकृति के बाद में लास्ट है वो नासिका हो गया। अब इसमें अलग अलग नाम हो देखने की। उच्चारण काल के आधार पे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। उसके बाद में ओष्ठों की आकृति अगर करेंगे तो उसमें एक तो वृत्ताकार होंगे, एक अवृत्ताकार होंगे। वृत्ताकार होंगे उसको वर्तुल भी कहते हैं, अवृत्ताकार होंगे उसको अवर्तुल भी कहते हैं। तो उच्चारण काल का जैसे नाम है तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ओष्ठाकृति का नाम है तो वर्तुल और अवर्तुल हो गया। फिर उसके बाद में जैसे जीवा भाग आया तो जीवा के 3 भाग होते हैं, अग्र आगे का, मध्य बीच का, पश्च पीछे का। तो ये हो गई जीवाकृति। जीवाकृति के बाद में कहेंगे मुखाकृति। तो मुखाकृति में अगर पूर्ण खुला तो विवरित हो गया, आधा खुला तो अर्ध विवरित हो गया, आधा बंद है तो अर्ध संवृत हो गया, और पूर्ण बंद है तो संवृत हो गया। तो 2 ही नाम हमें याद करने की, एक तो संवृत है, संवृत का विलोम है वो विवरित होता है,
इनके पहले अर्ध अर्ध अगर लगा देंगे तो अर्ध संवृत हो जाएगा, अर्ध विवृत हो जाएगा। ये किसकी बात हो गई? मुखाकृति की बात हो गई। उसके बाद में आगे वाला जो नाम आया वो हमारे सामने नासिका आया। अब नासिका में एक तो अनुनासिक होता है, यानी नासिका सहित मुख से बोला जाता है, और एक अनुनासिक होता है। अब अनुनासिक का विलोम हो अनुनासिक होता है, लेकिन जो अनुनासिक होता है उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सानुनासिक, यानी नासिका सहित। स उपसर्ग का प्रयोग है तो इसका विलोम अगर करोगे तो निरनुनासिक होगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में आता भी है कि अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक। लेकिन सानुनासिक होता है तो उसका विलोम क्या होगा? निरनुनासिक होगा। तो इस आधार पर इनका विभेदीकरण है वो विभेदीकरण हम कर सकते हैं। अब कौन से स्वर किस में आएंगे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं अलग अलग। तो एक बार पुनः अपने दिमाग में देखेंगे कि सबसे पहले हमने किया था उच्चारण काल के आधार पे, जिसको मात्रा भी कह सकते हो या उच्चारण में लगा समय भी कह सकते हो। दूसरा नाम जो आया था वो हमारे सामने ओष्ठाकृति आया था, जिसमें वर्तुल और अवर्तुल यानी वृत्ताकार और अवृत्ताकार आया था। तीसरा जो नाम आया था वो हमारे सामने बिल्कुल आप जानते हो जीवा भाग या जीवा सक्रियत आया। चौथा जो नाम आया वो हमारे सामने मुखाकृति आया, और पांचवा जो नाम आया वो हमारे सामने नासिका आया। कॉपी और पेन उठाइए और सबसे पहले जैसे नाम है वो आपने लिखा उच्चारण काल। उच्चारण काल भी, उच्चारण में कितना समय लगता है? एक घड़ी का समय लगता है, एक पल का समय लगता है, या एक से अधिक पल का समय लगता है, वो आ जाता है उच्चारण काल। अब उच्चारण काल में जैसे सबसे पहले नाम हमने ह्रस्व लिया, ह्रस्व के बाद में दूसरा नाम हमने दीर्घ लिया, और दीर्घ के बाद में हमने उसका नाम प्लुत लिया। ह्रस्व जो स्वर होते हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं उसमें ए होता है, ई होता है, उ होता है, और उसके बाद में री होता है। तो ये चार स्वर जो होते हैं वो हमारे सामने ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और इनके समय में 1 सेकंड का समय ही लगता है। अब ह्रस्व से दुगुना जो उच्चारण हो जाएगा, ह्रस्व से दुगुना, ह्रस्व से दुगुना उच्चारण अगर हो जाएगा तो उन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कह देंगे, जिसमें आ आता है। आ का योग जो होता है वो ए और ए के योग से किया जाता है, मतलब ए और ए को जब मिलाते हैं तो आ बनता है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो हमारे सामने दीर्घ ई यानी बड़ी ई आती है, जिसमें ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलाई जाती है, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलाई जाती है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने आता है ऊ, यानी दीर्घ ऊ आता है, जिसमें ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिला करके बनाया जाता है। ध्यान देना, दोनों में समानता की स्थिति आ रही है, ये भी समान है, ये भी समान है, यानी एक जैसी स्थिति है, ये भी समान है, ये भी समान है। फिर उसके बाद में हमारे सामने स्वर आता है ए स्वर जो होता है उसमें ए और ई का योग किया जाता है। उसके बाद में हमारे सामने स्वर आता है वो ऐ स्वर आता है, जिसमें योग किया जाता है ए का, यानी ए का योग सब में होगा, लेकिन अब ए का योग कर दिया जाएगा। तो ए और ई को जोड़ा तो ए बना, और ए और ई को जोड़ा तो ए बना, ए और ए को जोड़ा तो ऐ बना। उसके बाद में हमारे सामने आता है ओ आता है, उसमें ए का योग तो होता है, लेकिन उसके साथ में ऊ का योग हो जाता है। यानी देखो ये ए है वो कॉमन आ रहा है, पहले ई आ रहा है, उसके बाद में ऊ आ रहा है। फिर उसके बाद में जैसे औ स्वर हमने बनाया तो औ स्वर में ए और ओ का योग हो गया, और इस आधार पे ये 7 स्वर हमारे सामने आ जाते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 है। काफी बार एग्जाम में आता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। उसके बाद में प्लुत स्वर। अब ह्रस्व से 3 गुना उच्चारण जो किया जाएगा, 3 गुना उच्चारण जो किया जाएगा वो स्वर कौन सा हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। और प्लुत का एक निशान होता है जो ऐसे लगता है, संस्कृत में हो सकता है उसका प्रयोग इस तरीके से है वो किया जाता है। अब प्लुत स्वर है वो होते कहाँ हैं? कोई अलग से नहीं होते हैं, इन्हीं स्वरों के आगे इन चिन्हों को प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे किसी को पुकारा जाता है तो पुकारने के लिए, यानी पुकारने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इतना भी अगर नहीं जानते तो मुर्गी की जो आवाज होती है उस आवाज में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यानी तीनों प्रकार के स्वर होते हैं। मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, यानी लंबी ध्वनि। अब आपने कहा कि ए, आपने कहा आ, और आपने कह दिया कि आ, यानी ये लंबा उच्चारण हो गया। लंबा उच्चारण हो गया तो इसका मतलब प्लुत हो गया। तो दीर्घ से अधिक उच्चारण होता है वो भी प्लुत होता है, ह्रस्व से 3 गुना जो समय लगता है वो भी कौन सा होता है? प्लुत होता है। तो ये हो गए उच्चारण काल के आधार पर हमारे स्वर। अब जैसे
कुछ शब्द आपने लिखे हुए देखे होंगे कि ओम का उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं कि ओम, या फिर जैसे मान लीजिए कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, उसमें हम एक शब्द पढ़ते थे धड़ाम और उसके आगे एस 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 लगा हुआ होता था। ये एस एस की ध्वनि है, वही क्या है, लंबी ध्वनि है, और लंबी ध्वनि है तो इसका मतलब क्या हो गया, लुप्त हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा जो भाग हम लेते हैं वो ओष्ठाकृति के आधार पर लेते हैं। ओष्ठाकृति, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि तीन जो होता है ना, इस तीन का गुण भी तीन ही होता है और इस तीन की वृद्धि भी तीन ही होती है। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखोगे, गुण और वृद्धि, कि जो तीन होता है इस तीन का गुण भी तीन ही होता है, इसकी वृद्धि भी कितनी होती है, तीन ही होती है। और यहां तीन का चक्कर रहेगा साहब। अब तीन का गुण क्या, ए और आ को तो छोड़ दो, आप ऊ और ऊ को बनाते हो, तो ये हर्स्व ऊ है, ये दीर्घ ऊ है, इसका गुण अगर करोगे तो ओ होगा, इसकी वृद्धि अगर करोगे तो क्या होगी, औ होगी। अभी इसमें जो हम लेते हैं ओष्ठाकृति में लेते हैं, ओष्ठाकृति में, तो ओष्ठाकृति में जो स्वर हम लेते हैं उन स्वरों में ध्यान रहे कि ये सारे स्वर आ जाते हैं, यानी ऊ भी आ जाता है, दीर्घ ऊ भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है और औ भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो स्वर हैं किस में आ गए, ओष्ठाकृति में आ गए। और ओष्ठाकृति में अलग आ गए, अलग किस में आ गए, अब इसको आप नाम दे सकते हो वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कहने का मतलब कि जैसे ही आप ऊ और ओ और औ को अगर बोलते हो तो ओष्ठों की आकृति वो गोल होती है। इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा भी था कि वर्तुल होता है। अब ये तो हमने पहला भेद किया था, दूसरा भेद अगर करेंगे तो अवृत्ताकार करेंगे। अब शेष जो बच्चे हुए हैं वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे, यानी ए आ भी आ गया, उसके बाद में ई और ई भी आ गया, उसके बाद में री भी आ गया, री के बाद में ए भी आ गया, ऐ भी आ गया। ये सारे के सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। लेकिन विशेष तौर से एक बात का और ध्यान रखना, काफी बार जैसे ये प्रश्न उठा लिया जाता है कि अर्धवृत्ताकार भी कोई स्वर है क्या, अर्धवृत्ताकार। तो एक स्वर ऐसा होता है जिसको अर्धवृत्ताकार भी कहा जाता है, जिसका नाम है आ। आ को अगर बोलते हो तो आधा वृत्त है, वो मुख से या ओष्ठों की आकृति से बनता है। तो ये दूसरा जो विभेदीकरण है वो हमने ओष्ठों की आकृति के आधार पर कर लिया। तो सबसे पहले हमने नाम लिखा था वृत्ताकार, वृत्ताकार में ऊ और ओ औ किया था। अवृत्ताकार में हमने शेष इनसे बचे हुए स्वर हैं वो किए थे। और एक विशेष बात जानी थी कि आ जो है ना वो अर्धवृत्ताकार स्वरों में भी गिना जाता है, क्योंकि एक बार जो हॉस्टल वार्डन की एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न उठाया था कि अर्धवृत्ताकार स्वर कौन सा है, और उसमें उत्तर है वो क्या आया था, आ आया था। फिर उसके बाद में हम आगे वाले लेते हैं जीवा क्रियाशीलता। जीवा क्रियाशीलता, जीवा क्रियाशीलता, या फिर जैसे मान लीजिए एक शब्द और लेते हैं हम जीवा भाग। तो आप जीवा का नाम वो याद रखेंगे, जीवा भाग। तो इसमें तीन भाग आप करोगे। सबसे पहले भाग करोगे अग्र, अग्र के बाद में करोगे मध्य, और मध्य के बाद में करोगे पश्च। अब इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। उसमें तो गुण और वृद्धि वाला तरीका हमने किया था, इसमें एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ कि जो कॉमन स्वर है उसको बीच में रख दो। मतलब सबसे पहले जो स्वर आता है ए स्वर है वो कौन सा हो गया, मध्य हो गया। अब मध्य को तो भूल जाओ और क्रम से इनमें चलते जाओ कि आपके सामने आया, उसके बाद में ई और ई का जोड़ा यहाँ पे रख दो, तो ऊ और ऊ का जोड़ा यहाँ पे रख दो। उसके बाद में अगर मान लीजिए बात हम करते हैं कि ऋषि वाली री आती है, तो री के बाद में कोई जोड़े वाला कोई आता नहीं है, तो ए और ऐ यहाँ पे आ जाएगा, और ओ और औ यहाँ पे आ जाएगा, ओ और औ। और इतना भी अगर नहीं जानते हो तो आप जो पीछे वृत्ताकार में गए थे तो वही बात इसमें याद कर लीजिए कि वृत्ताकार होते हैं वही पश्च स्वर होते हैं। ऐ स्वर को याद रख लीजिए कि मध्य में आता है, बाकी शेष बचे हुए जो स्वर होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। बोल के देख लीजिए इसको, ए जीवा का बीच का भाग सक्रिय रहता है, ई आगे का, ई आगे का, री आगे का, ए आगे का, आई आगे का, ऊ जीवा पीछे से सक्रिय हो रही है,
ऊ पीछे से सक्रिय, ओ वही पीछे से सक्रिय हो रही है, और औ वही पीछे से सक्रिय हो रही है। बिल्कुल आप बात को समझ गए। तो ये हो गए हमारे जीवा क्रियाशीलता के आधार पे। अब जीवा क्रियाशीलता है, उसके बाद में आगे वाला नाम हम लेते हैं मुखाकृति। मुखाकृति, मुखाकृति ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में इसके संबंध में चर्चा की जाती है। इसमें तीन चारों नाम हो, नाम सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले आपने समृत नाम लिखा। मैंने कहा था मित्रों कि 4 नाम आपको याद रखने हैं, 4 नहीं रखते हो तो आप 2 नाम याद रख लो, और इन दोनों नामों को 2-2 बार लिख दो। यहाँ भी समृत लिखा और यहाँ दूसरी बार लिखा तो विपरीत लिखा। ये स्थिति हमारे सामने हो गई। ये नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, यहाँ बीच में अर्ध लगा दो और यहाँ भी बीच में अर्ध लगा दो। अब ऐसी स्थिति में नाम अलग अलग हुए। यानी सबसे पहले समृत, और समृत के बाद में हमने विपरीत नाम लिखा। समृत को भी 2 बार लिखा, विपरीत को भी 2 बार लिखा। अब समृत जब मिले नहीं तो उससे पहले अर्ध और अर्ध लगा दिया। विपरीत का मतलब होता खुलना और समृत का मतलब होता बंद के समान होना, यानी बंद होना। अब आ को अगर बोलते हैं तो मुख पूरा खुल जाता है। आ, आ, बात का विशेष ध्यान दें। आ, आ, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे आराम से इनको समझ जाओगे। अब देखो ये शक्ल इसमें मिलती जुलती है, तो आप इसका छोटा भाई यहां पे ले लो, यानी ए को यहां पे ले लो। अब वर्दी स्वर हिंदी में 3 होते हैं, आ भी होता है, आई भी होता है और औ भी होता है, क्योंकि ए की जब वर्दी की जाती है तो आ की जाती है, ई ए आई की वर्दी की जाती है तो आई की जाती है। थोड़ी देर पहले हमने ऊ और ओ औ की वर्दी की थी तो औ की थी। तो वर्दी स्वर है वो हमारे सामने 3 होते हैं। अब 3 होते हैं तो एक वर्दी स्वर तो यहाँ पे आ जाए, शेष जो बचा वो यहाँ पे लिख दो, यानी आई को यहाँ पे लिख दो, औ को यहाँ पे लिख दो। ये लिख दिया साहब। अब ये दोनों तो भाई यहाँ पे यानी अपना अपना पद लेकर के बैठिए। अब इसका छोटा भाई यहाँ पे बैठा तो आप ए को यहाँ पे लिख दो और ओ को यहाँ पे लिख दो। अब शेष जो बच गए हैं वो यहाँ पे लिख दो। अब शेष क्या बच गया? ई बच गया, बड़ी ई बच गई, ओ बच गया और बड़ा ओ बच गया। एक बार पुनः ध्यान दीजिए इस चीज पे कि विपरीत पूर्ण खुला, अर्ध विपरीत आधा खुला, अर्ध संवृत आधा बंद। अब चिंता मत करो इस चीज पे कि आधा खुला और आधा बंद एक ही तो बात है ना। बंद से खुलने की तरफ आया, खुलने से बंद की तरफ जाता है, तो खुलने से बंद की तरफ अगर जाता है तो अर्ध विपरीत होगा, और बंद से खुलने की तरफ आता तो अर्ध संवृत होगा। अब जैसे हम बोलते हैं आ, आई, औ, लेकिन इसकी स्थिति क्या होती है? खोल करके यानी बंद करके बोलेंगे इसको। अब अर्ध संवृत ए ओ, और इसको बोलेंगे संवृत में ई ऊ, बिल्कुल बंद के समान है। सबसे पहले हमने आ को लिखा, आ के छोटे रूप को यहाँ लिख दिया। उसके बाद में आई और औ लिखा, और आई और औ का छोटा रूप यहाँ पे समझने के लिए, छोटा रूप तो नहीं होता, समझने के लिए कि यहाँ पे रख दिया, और शेष बचे हैं वो यहाँ पे रख दिया हमने। और इस आधार पे मुखाकृति के आधार पे हमने स्वरों का विभाजन है वो विभाजन कर दिया। अब उसके बाद में आता है उच्चारण या नासिका के आधार पर। उच्चारण या नासिका के आधार पर, अब उच्चारण या नासिका के आधार पे करोगे तो 2 प्रकार के करोगे। एक का नाम कहोगे अनुनासिक, अनुनासिक। और मित्रों एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई ये पूछ ले कि हिंदी में स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, यानी मूल रूप से प्रश्न अगर ये निकाले कि हिंदी में मूल रूप से स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं या अनुनासिक होते हैं। अन यानी नहीं, अनुनासिक यानी अनुनासिक। सबसे पहले अनुनासिक शब्द कहता क्या उसके बारे में सुनिए कि मुख सहित नासिका के पीछे से जिनका उच्चारण किया जाता है वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है वो स्वर अनुनासिक या निरअनुनासिक कहलाते हैं। अब जैसे अनुनासिक है और अनुनासिक है, तो सबसे पहले अनुनासिक में लेते हैं कि अनुनासिक में ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। हाँ, एक बात मैं बता रहा था, एक बार पुनः बता रहा हूं कि हिंदी में मूल रूप से स्वर होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो उत्तर यही होगा कि अनुनासिक होते हैं, यानी ये नहीं करोगे दोनों होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अब ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई, उसके बाद में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई, तो यानी प्रत्येक स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी, लेकिन जिनके ऊपर मात्रा नहीं आती है वहां अनुस्वार लगा देना। अब चंद्र बिंदु का जहां पे प्रयोग किया है वो तो अनुनासिक हो। अगर सीधा अगर आपने लिख दिया निरअनुनासिक,
यानी सीधा अगर आपने लिख दिया कि ए लिखा, आ लिखा, उसके बाद में ई लिखा, तो ये कौन से हो गए? निरनुनासिक हो गए। तो इस आधार पे स्वरों के 5 भेद हमने किए थे। सबसे पहले उच्चारण काल, कालमान या मात्रा के आधार पे किया था। दूसरा जो भेद किया था वो हमने ओष्ठाकृति के आधार पे किया था। तीसरा जो भेद किया था वो जीवा भाग के आधार पे किया था। चौथा भेद जो किया था वो मुखाकृति के आधार पे किया था। और 5वां जो भेद किया था वो नासिका के आधार पे किया था। अब कुछ इनके अन्य नाम चलते हैं जो हम विविध रूप में स्वर के संबंध में जानेंगे कि भाई संस्कृत से परंपरा वो चलती आ रही है। संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में हजार का जो समय था वो शोरसेनी तक था। और 1100 में है वो हिंदी का सटीक समय वो माना जाता है, यानी मानक समय हिंदी का 1100 ईस्वी से माना जाता है, 1100 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक। लेकिन उससे पहले 500 से लेकर के 1000 वर्ष का, यानी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो शोरसेनी अपभ्रंश में था। अब शोरसेनी अपभ्रंश है, उससे जैसे मान लीजिए स्वरों को ग्रहण किया गया है, किस आधार पे किया गया है? तो इन स्वरों की सबसे पहले हम उत्पत्ति जानते हैं। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति नहीं कहोगे तो आप इतिहास भी कह सकते हो, इतिहास नहीं कहोगे तो आप कह सकते हो उद्गम, अगर उद्गम नहीं कहोगे तो आप इनको स्रोत भी कह सकते हो, स्रोत। और इसके आधार पे स्वरों को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हो। विभेदीकरण तो 5 ही प्रकार से किया जाता है, लेकिन अन्य विद्वानों ने कुछ ऐसा मानना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मूल स्वर। अब मूल स्वर हमने 4 पढ़े थे। मूल स्वर हमने 4 पढ़े थे, ए पढ़ा था, ई पढ़ा था, ऊ पढ़ा था, और उसके बाद में री पढ़ा था। ये स्वर हो गए मूल स्वर हो गए। मूल स्वर के बाद में दूसरा बिंदु इसमें जानते हैं हम संधि स्वर। संधि स्वर, और संधि स्वर में 2 विभाजन इसका किया जाता है। संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। एक में तो दीर्घ स्वर के रूप में हो जाते हैं और एक में वो संयुक्त स्वर के रूप में हो जाते हैं, संयुक्त स्वर के रूप में। अब दीर्घ स्वर के रूप में जो स्वर होते हैं वो समान स्वरों के योग से बनता है, समान स्वरों के योग से, स्वरों के योग से। आप बिल्कुल बात को समझ गए। मतलब ए में जब ए जोड़ते हैं तो आ बनता है, ई में जब ई जोड़ते हैं तो बड़ी ई बनती है, और ऊ में जब ऊ को जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ बनता है, यानी समान स्वरों का योग हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हम संयुक्त की बात करते हैं तो इसमें असमान स्वरों का योग होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ए में जब ई जोड़ा जाता है, ए में जब ए जोड़ा जाता है, ए में जब ओ जोड़ा जाता है, और ए में जब औ जोड़ा जाता है तो यहाँ ए बनता है, यहाँ पे आई बनता है, यहाँ ऊ है, सॉरी ऊ, और यहाँ ओ। तो यहाँ ए बनता है, यहाँ आई बनता है, यहाँ पे ओ बनता है, और यहाँ पे औ बनता है। तो यहाँ जो स्वर देखते हैं वो समान है या असमान है? यानी ए के बाद में ए नहीं, असमान है। यहाँ भी असमान है और यहाँ पर भी असमान है। तो असमान स्वरों के योग से जो बनते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। तो अब परिभाषा आप लिख सकते हो कि समान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगुने समय में किया जाता है। लेकिन असमान स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण भी ह्रस्व से दुगुने समय में ही किया जाता है। तो ये हो गए उत्पत्ति, इतिहास, उद्गम या स्रोत के आधार पे। उसके बाद में कई विद्वानों ने कहा कि इनकी जाति भी अलग अलग होती है, तो आप जाति के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हो। जाति के आधार पर, अब जाति के आधार पे इन स्वरों का अगर वर्गीकरण करोगे तो इसमें एक नाम दोगे सजातीय, जिसको आप समान भी कह सकते हो, समान। एक नाम दोगे विजातीय, जिसको कहोगे असमान। अब समान स्वर है वो ए है, आ है, मतलब जिनमें बड़े छोटे होते हैं, ई है और बड़ी ई है, उसके बाद में ऊ है और बड़ा ऊ है, और उसके बाद में री है। यानी ये 7 स्वर जो होते हैं वो कौन से स्वर होते हैं? समान स्वर होते हैं। लेकिन ए में ए का जो उच्चारण करते हैं, आई का जो उच्चारण करते हैं, ओ का जो उच्चारण करते हैं और औ का उच्चारण करते हैं वो अलग अलग करते हैं। ये 4 स्वर जो होते हैं असमान स्वर होते हैं। कैसे होते हैं एक बार पुनः बता रहा हूं। ए आ, ई एक जैसी ध्वनि आ रही है, ऊ एक जैसी ध्वनि आ रही है, री संस्कृत में एक री दीर्घ भी होती है तो उसकी ध्वनि भी समान है। लेकिन हम ए थोड़ी बोलते हैं, ए आई बोलते हैं। ए आई बोलते हैं तो ध्वनि क्या हो जाती है? असमान हो जाती है।
फिर उसके बाद में ऐ ऐ नहीं बोलते, ओ औ बोलते हैं, तो ध्वनि क्या हो जाती है, असमान हो जाती है। असमान होने के कारण इनको असमान स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगर इनको और जानोगे तो एक चीज और जानोगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और इससे संबंधित मेरे YouTube पे एक वीडियो पड़ा है, उसमें आप इनको जान सकते हो और भली प्रकार से इनको समझ सकते हो। लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं एक बार पुनः कर देता हूं कि सबसे पहले नाम आता है कंठ, कंठ के बाद में नाम आता है तालु। तालु को आप कठोर तालु भी कह सकते हो, क्योंकि तालु के दो भाग होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। और कोमल तालु जो होता है उसको काकुल भी कहा जाता है। कोमल तालु से किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं होता, काकुल के थोड़ा सा नीचे होता है वैसे, तो कोमल तालु से किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, कठोर तालु से किया जाता है। तीसरा जो नाम आता है वो हमारे सामने मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद में हमारे सामने ओष्ठ नाम आता है, ओष्ठ। ओष्ठ के बाद में हमारे सामने नाम आता है कंठ तालु, और कंठ तालु के बाद में 6 नंबर पे नाम आता है हमारे सामने कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। मैंने कह दिया, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि मैं फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं वो बच्चे काफ़ी समय तक है ना वो विद्यालय से दूर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो पूरा समय उन्होंने ऐसे व्यतीत किया है उस समय का है ना वो उपयोग करें। और मैंने कहा कि खास तौर से एनसीईआरटी की पूरी व्याकरण, वो पूरी व्याकरण आपको पढ़ाई जाएगी। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कक्षा 6 से लेकर के आगे जितनी भी कक्षाएं हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि एक भले टीचर या बढ़िया टीचर से या बढ़िया ग्रामर पढ़ा हुआ जो बच्चा होता है वो कंपटीशन की ग्रामर पूरी कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में ही कुछ सीखा है। अब कंठ है, कंठ से ए और आ का उच्चारण किया जाता है। कठोर तालु से ई और ई का उच्चारण किया जाता है। मूर्धा से ऋषि वाली री का उच्चारण किया जाता है। ओष्ठ से ऊ और ऊ का उच्चारण किया जाता है। और उसके बाद में ए ऐ का जो उच्चारण होता है वो कंठ तालु से होता है, और ओ औ का उच्चारण होता है वो कंठोष्ठ से होता है। अब कंठ क्या, ए आ, तालु क्या, ई ई, मूर्धा क्या, दांतों से पहले जो मुसड़े री जीवा लगती है वहां जाकर के। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ओष्ठ ऊ ऊ ऊ ऊ, फिर उसके बाद में जैसे अपन करते हैं कंठ तालु, तो ए कंठ भी है और उसके साथ में तालु भी है, ओ कंठ भी है और उसके साथ में क्या है, तालु भी है। तो ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पे, इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। उच्चारण स्थान के बाद में नाम आता है प्राण वायु के आधार पर, अब प्राण वायु है वो या तो कम निकलेगी तो उसका नाम अल्पप्राण होगा, कम। और प्राण वायु अगर मान लीजिए अधिक निकलेगी तो उसको आप महाप्राण नाम दे सकते हो, महाप्राण, अधिक, महाप्राण। अब यहां पे आपको ध्यान देना कि अल्पप्राण जिसमें प्राणवायु कम लगे, महाप्राण जिसमें प्राणवायु अधिक लगे। आप इसके संदर्भ में व्यंजन को जान सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप कै बोलते हो, कै प्राणवायु कम लगती है, ख कै ख कै कम, ख ज्यादा। और यहां कुछ ध्यान नहीं देना, इतना ही ध्यान देना कि संपूर्ण जो स्वर होते हैं, संपूर्ण स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। तो संपूर्ण स्वरों को हम किस में ले लेंगे, अल्पप्राण में ले लेंगे। उसके बाद में हम आगे वाले बिंदु की यानी 10वें बिंदु की बात कर रहे हैं कि जो स्वर होते हैं उनको स्वर तंत्रियों के कंपन को कहते हैं घोष, आवाज, निनाद के आधार पर। तो इसमें दो नाम आपको ध्यान देने हैं, एक तो नाम आता है अघोष और एक का नाम आता है सघोष या घोष। इसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया जो YouTube पे पड़ा है, सघोष या फिर इसको आप नाम घोष दे सकते हो। तो जैसे हम बोलते हैं कै ख, कोई कंपन होता है, ग कंपन होता है, घ कंपन होता है, ङ कंपन होता है। तो ये कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। और प्रत्येक जो स्वर होता है उसको
घोष कहा जाता है, यानी सारे के सारे जो सुर होते हैं वो घोष होते हैं या सहघोष होते हैं। तो एक बार पुनः चर्चा कर रहा हूं। हमने जो आज चर्चा की है वो स्वर के संबंध में चर्चा की है और एक छोटे से टाइम में सारे स्वर हैं वो देख लिए। स्वरों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले तो हमें ध्यान ये देना है कि स्वरों का मूल रूप से वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, यानी 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उच्चारण काल, काल, मान या मात्रा के आधार पर किया था। दूसरा जो वर्गीकरण है वो हमने ओष्ठाकृति के आधार पर किया था। तीसरा जो वर्गीकरण है वो हमने जीवा भाग के आधार पर किया था। चौथा जो वर्गीकरण है वो मुखाकृति के आधार पर किया था और 5वां जो वर्गीकरण है वो हमने नासिका के आधार पर किया था। फिर उसके बाद में सामान्यतः कुछ विद्वानों ने वर्गीकरण के रूप में 5 और माने हैं, जिसमें सब जान सकते हो आप कि भाई यहाँ से शुरुआत कर दीजिए कि स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पे, फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने नाम जाना था जाति के आधार पे, जाति के आधार पर, उसी के साथ में हमने जाना था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसी के साथ में हमने जाना था उत्पत्ति, इतिहास या फिर स्रोत के आधार पर या उद्गम के आधार पे। तो इस प्रकार से हमने 10 नाम और 10 नाम देखे थे। अब इसके अलावा स्वर में कोई प्रश्न वो प्रश्न नहीं बनता। और लास्ट प्रश्न जो आपके सामने रहेगा और आपको बताना है कि सबसे सरल स्वर कौन सा होता है, सबसे कठिन स्वर है वो कौन सा होता है, मतलब सबसे मृदुल और सबसे कठोर स्वर आपको बताने हैं, जो आप कमेंट में बताओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो भी लाइक कर देना, क्योंकि फायदा आप लोगों का ही है। और ये वीडियो 1-2 दिन ही है वो उसके ऊपर रहेंगी, मतलब YouTube पे रहेंगे, उसके बाद में इनको है ना वो डिलीट कर दिया जाएगा। आप लोगों का धन्यवाद जो आपने इतना व्यस्त समय है उस वीडियो को देखने में लगाया। कुछ लोगों ने लिखा, नहीं लिखा, वो भी दया के पात्र हैं और एक कॉपी उठाएंगे और लिखेंगे। आगे वाली जो क्लास है उसमें हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।